आज की कहानी मॉडर्न दुनिया की एक ऐसी लड़की के बारे में है जो कि गलती से एशियन वर्ल्ड जो कि एक नोबल की दुनिया होती है वहाँ पहुँच जाती है। वो उस दुनिया से बाहर निकलने की बहुत ही ज्यादा ट्राई करती है लेकिन बाहर नहीं निकल पाती है। तब उसे पता चलता है कि वो इस दुनिया से सिर्फ एक ही रास्ते से बाहर निकल सकती है। जब इस दुनिया का प्रिंस उसकी जान लेगा तभी वो इस दुनिया से आजाद होगी। लेकिन ट्विस्ट ये है कि यहाँ का जो प्रिंस होता है वो तो इस लड़की से प्यार ही करने लगता है। फिर आगे कहानी में क्या होता है, क्या हमारा प्रिंस उस लड़की की जान ले लेता है जिससे वो प्यार करता है, और आखिर हमारी मेन लीड कैसे अपनी दुनिया में वापस आती है, ये तो हमें कहानी पूरी देखने के बाद ही पता चलेगी। सो कहानी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हैंडसम होता है और ये यहाँ का प्रिंस होता है। वो इस समय नहा रहा होता है और उसके आसपास काफी सारे सेविकाएं भी होती हैं। इनमें से एक सेविका जो कि प्रिंस की बॉडी को देखकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है और धीरे धीरे उसके पास जाने लगती है। ये नई सेविका होती है इसलिए इसे पता नहीं होता है कि प्रिंस को किसी लड़की का छूना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ये तो उसके हॉटनेस को देखकर उसकी तरफ खींची चली जाती है। और जैसे वो उसकी बॉडी को टच करती है इससे प्रिंस गुस्सा हो जाता है और एक ही पल में उसकी गर्दन को तोड़ देता है, जिस वजह से उस सेविका की वहीं पे मौत हो जाती है। आसपास जितनी भी सेविका होती हैं वो काफी ज्यादा डर जाती हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि प्रिंस बहुत ही ज्यादा गुस्सैल है, उसे किसी का भी अपने पास होना पसंद नहीं है। और तभी हमारी हीरोइन सू अपनी दुनिया से सीधा इस नोबल की दुनिया में गिरती है और वो भी प्रिंस की बाहों में। प्रिंस हमारी हीरोइन को बचा तो लेता है लेकिन जैसे ही सू हमारे प्रिंस को देखती है वो भी बाकी लड़कियों की तरह उस पर फिदा हो जाती है और उसके बॉडी को टच करने से अपने आप को रोक नहीं पाती है। ये देखकर आसपास के नौकर डरने लगते हैं कि अब ये भी लड़की अब खत्म होने वाली है। लेकिन तभी हमारे सू सोचती है कि कहीं वो मर तो नहीं गई है। फिर वो सोचती है कि ये जगह कौन है और फिर वो अपनी दुनिया के बारे में सोचने लगती है, जिससे हमें पता चलता है कि रियल वर्ल्ड में अभी अभी उसने 100 मिलियन वॉन की एक लॉटरी टिकट जीती होती है, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा खुश और एक्साइटेड होकर रोड पे भाग रही होती है। तभी सामने से एक कार आती है जिससे उसका टक्कर होता है और वो ऑन द स्पॉट वहीं पे मर जाती है। और मरने के बाद वो इस दुनिया में आ जाती है जहाँ पे वो प्रिंस की वाइफ की बॉडी में होती है। वो यहाँ से निकलने की कोशिश करती है और कहती है कि मैंने अभी अभी तो 100 मिलियन वॉन की लॉटरी जीती थी, आखिर मैं इस दुनिया में कैसे आ गई। तभी सिस्टम उससे बात करती है और बताती है कि वो ऐसे ही आसानी से इस नोबल की दुनिया से वापस अपनी दुनिया में नहीं जा सकती है। उसे इस दुनिया से सक्सेसफुली वापस अपनी दुनिया में जाने के लिए प्रिंस के हाथों मरना होगा और तभी वो वापस अपनी दुनिया में जाएगी। यही नहीं, जब वो अपनी दुनिया में वापस जाएगी तब सिस्टम उसे 100 मिलियन वॉन उसकी जीत के लिए देगी। ऐसा कहते हुए वो उसके हाथ में एक जादुई अंगूठी ला देती है ताकि सिस्टम इससे आसानी से बात कर सके और इसे बता सके कि उसे इस दुनिया में क्या क्या करना है। ये सब कुछ जानने के बाद वो प्रिंस को उकसाने की कोशिश करने लगती है और उसकी बॉडी को टच करने लगती है क्योंकि उसे पता होता है कि प्रिंस बहुत ही ज्यादा गुस्सैल है तो वो उसे आसानी से खत्म कर देगा। लेकिन इतना ज्यादा प्रिंस को परेशान करने के बावजूद भी प्रिंस उसके साथ कुछ नहीं कहता है, वो उसे बस अपने आप से दूर कर देता है। ये देखकर तो आसपास के सर्वेंट को विश्वास नहीं होता है कि प्रिंस ने पहली बार किसी को इतनी आसानी से जाने दिया। सो भी देख रही होती है कि उसके प्लान काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो प्रिंस को गुस्सा दिलाने के लिए अचानक से उसे किस कर देती है। अब तो सबको ऐसा लगता है कि अब तो ये लड़की मरने ही वाली है, लेकिन प्रिंस अब भी शांत रहता है। ये देखकर सू उसे बार बार किस करने लगती है और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करने लगती है। ये देखकर वो उसे बाहों में उठा लेता है और कहता है कि अच्छी तरीके से किसी को सेड्यूस करना अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ऐसा कहते हुए वो उसे अपने कमरे में लेकर चला जाता है। कमरे के बाहर काफी सारे नौकर होते हैं जो कि कमरे के अंदर क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश में लगे होते हैं। और इधर प्रिंस जैसे ही सू के साथ कुछ भी करने जा रहा होता है तभी सू उसे पलट देती है और उसके ऊपर आ जाती है। फिर वो उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है लेकिन प्रिंस इसके मजे ले रहा होता है। ये देखकर वो अपने प्लान को चेंज करती है और उस रिंग की वजह से मैचिंग करती है और छोटी मोटी चीजें मंगा लेती है। पहले वो एक रस्सी लाती है जिससे वो प्रिंस को अच्छी तरीके से बांध देती है। ये देखकर प्रिंस को ऐसा लगता है कि शायद सू उसके साथ अलग तरीके से टाइम स्पेंड करना चाहती है, लेकिन अगले ही पल सू एक बार फिर से मैसी करती है और इस बार उसके हाथ में कोड़ा होता है और वो उसे लेकर प्रिंस के ऊपर बरसाने लगती है। वो उसे बार बार कोड़े मार रही होती है जिससे उसे लगता है कि अब तो प्रिंस उसे खत्म ही कर देगा। कई सारे कोड़े मारने के बाद सू प्रिंस के पास आती है और कहती है कि अब तो तुम मुझे खत्म ही कर दोगी ना। लेकिन प्रिंस को ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही होती है, इसलिए वो उसके साथ कुछ नहीं करता है। इसीलिए सू को अपने प्लान फिर से चेंज करने पड़ते हैं। वो रूम में इधर उधर देखती है और जैसे उसे एक खास चीज मिलती है वो उसे तोड़ने का फैसला करती है और फिर वो कमरे की कई सारी कीमती चीजें एक ही करके तोड़ने लगती है, ये सोचते हुए कि प्रिंस तो इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होगा। बाहर भी जो नौकर होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि अंदर आखिर क्या चल रहा है और इधर सू कमरे के लगभग सभी चीजों को तोड़ देती है। और तभी प्रिंस की नजर उसके पैर पे जाती है जहाँ पे छोटा सा कट लगा होता है, जिसे देखकर वो तुरंत उसके पास आता है और उसे बेड पे बैठा देता है। इसे ऐसा लगता है कि अब ये मरने वाली है, लेकिन ये तो उसकी केयर करने लगता है। सभी नौकर भी कमरे के अंदर आ जाते हैं और कमरे की हालत देखकर पूछते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा था। सू बताती है कि उसने कमरे के सभी कीमती चीजें तोड़ दी हैं, इसलिए प्रिंस उसे मारने वाला है। लेकिन प्रिंस तो सभी सैनिकों को कमरे से बाहर चले जाने के लिए कह देता है। इसके बाद सू को वो बाहों में उठाता है और बेड पे ले जाकर उसे बैठा देता है। फिर वो उसके चोट पे मरहम लगाने लगता है। ये देखकर सू अपना पैर हटाने लगती है लेकिन गलती से इसके पैर से प्रिंस को चोट लग जाता है। इस बार वो प्रिंस से सॉरी बोलती है और कहती है कि मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। ये सुनकर प्रिंस कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरा अटेंशन क्रैक करना चाहती हो, इसीलिए ये सारी चीजें कर रही हो। ऐसे कहते हुए वो उसे किस करते हुए उसके
क्लोज आने की कोशिश करने लगता है, लेकिन सू उसके साथ अभी कोई भी रिश्ता नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए वो मैसेज करती है और प्रिंस को खत्म करने की ट्राई करती है। लेकिन तभी सिस्टम उसे रोकता है और कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सकती हो। ये सुनकर वो रुक जाती है, लेकिन प्रिंस नहीं रुकता है, वो तो सू के साथ नाइट स्पेंड कर ही लेता है। अब अगले मॉर्निंग हम सू को देखते हैं जो कि नौकर आकर उसे बहुत ही अच्छी तरीके से रेडी करते हैं, उसे पूरी तरीके से प्रिंसेस बना देते हैं। इसके बाद वो बाहर आती है गुस्से में, तब सभी सैनिक उसके सामने झुककर उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर और लकी है। लेकिन सू को ये सारी चीजें पसंद नहीं आ रही होती है, वो तो सोच रही होती है कि आखिर वो क्या करे जिस वजह से प्रिंस उसे खत्म कर दे। तभी वो सोचती है कि क्या वो सभी ज्वेलरी जो कुछ भी उसे मिला है वो नौकरों में बांट दे। फिर वो सोचती है कि इससे क्या होगा, प्रिंस के पास तो पहले से ही काफी सारी चीजें होंगी। फिर वो प्रिंस को बुलाती है और उससे पूछती है कि प्रिंस को कौन कौन सी चीजें पसंद नहीं है। जब वो बताती है तो वो उन्हीं सारी चीजों को करने का फैसला करती है। दूसरी तरफ हम प्रिंस की मिस्ट्रेस को देखते हैं जो कि यहाँ की प्रिंसेस बनने का सपना देख रही होती है, और जैसे उसे पता चलता है कि प्रिंस अपनी वाइफ के साथ आजकल कितने प्यार से रह रहे हैं, तब मिस्ट्रेस को प्रिंसेस से जलन होने लगती है और वो उसे बदला लेने के लिए जाने वाली होती है। लेकिन तभी यहाँ पे सू आ जाती है। सू को देखते ही वो अपनी नौकरानियों से उसे परेशान करने के लिए कहती है। दो नौकरानियां आगे आती हैं सू को परेशान करने के लिए, लेकिन तभी सू अपना मैसेज करती है और लकड़ी काटने वाली मशीन लाकर उन्हें डराने लगती है और सबको दौड़ा दौड़ा कर परेशान करने लगती है। सभी नौकरानियां डरने लगती हैं, इनफैक्ट जो मिस्ट्रेस होती है वो भी डरने लगती है और सभी उसे बच के भाग रहे होते हैं। भागते भागते सभी प्रिंस के पास चली जाती हैं और प्रिंसेस की कंप्लेंट करने लगती हैं। तब सू भी प्रिंस के सामने झुक जाती है और अपनी गलती एक्सेप्ट करते हुए से कहती है कि हाँ मुझे खत्म कर दो, मुझे मार देना चाहिए। लेकिन प्रिंस इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी सू पे गुस्सा नहीं करता है, वो तो मिस्ट्रेस के ऊपर गुस्सा करने लगता है। वो कहता है कि जब मेरी वाइफ तुम्हारे साथ खेल रही थी तो तुम्हें इसके साथ खेलना चाहिए था ना, तुमने तो इसे थका दिया है। ऐसी बातें प्रिंस के मुंह से सुनकर तो सभी हैरान हो जाती हैं और सू भी ये सारी चीजें देखकर गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तब प्रिंस भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है जो कि मिस्ट्रेस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। के बाद सू को उसकी नौकरानियां फिर से रेडी करते हैं क्योंकि उसे रात में महाराज के कक्ष में जाकर सोना था, इसलिए वो गुस्से में रेडी हो रही होती है। और जब वो पूरी तरीके से रेडी हो जाती है तब प्रिंस के लोग आते हैं सू को लेकर जाने के लिए। फिर रात में जब वो प्रिंस के रूम में जाती है तब वो प्रिंस को देखती है जो कि बेड पे पहले से ही काफी सारी चीजें रेडी करके रखा होता है सू के लिए। और जैसे वो सू को देखता है वो उसके पास आता है और नीचे बैठकर उसके हाथों में कोड़े देने लगता है और कहता है कि आज तुम जैसे चाहे वैसे मुझे परेशान कर सकती हो। लेकिन इससे तो सू खुद ही परेशान हो जाती है। वो उस कोड़े को दूर फेंक देती है और मैजिक से यहाँ पे एक नूडल्स लाती है जिसकी गंध प्रिंस को पसंद नहीं आ रही होती है, लेकिन सू तो उसे बड़े मजे से खा रही होती है। वो उसे आराम से बैठ के खा रही होती है और प्रिंस छुप छुप कर उसे देख रहा होता है। वो जब उसे प्यार से उन चीजों को खाते हुए और नोबल को पढ़ते हुए स्माइल करते हुए देखता है तब इसके चेहरे पे भी स्माइल आ जाता है। ये देखकर प्रिंस का जो नौकर होता है वो कहता है कि महाराज मैंने आज तक आपको स्माइल करते हुए नहीं देखा है, आप स्माइल करते हुए कितने ज्यादा अच्छे लगते हो। ये सुनकर वो कहता है कि अगली बार मुझे अगर ऐसा कहा ना तो मैं तुम्हारे पैसे कट कर दूंगा। ये सुनकर वो शांत हो जाता है और प्रिंस वापस से सू को प्यार से देखने लगता है। अब नेक्स्ट हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे सू प्रिंस को परेशान करने के लिए नए तरीके ढूंढने लगती है, जहाँ पे वो घर के सभी मेड को अलग तरीके के कपड़े पहना देती है जिसमें नौकरानियां थोड़ी सी प्यारी और बहुत ही ज्यादा हॉट लग रही होती हैं। और फिर वो सभी नौकरानियों को प्रिंस के पास जाने के लिए फोर्स करने लगती हैं, लेकिन सभी नौकरानियां आपस में ही लड़ने लगती हैं कि कौन पहले जाएगा। ये देखकर सू सभी पे गुस्सा हो जाती है और इन्हें डराते हुए वहाँ से भगाने की कोशिश करने लगती है। तभी यहाँ पे प्रिंस का आदमी आता है और उसे बताता है कि आज रात प्रिंस आपके साथ सोना चाहते हैं, जिसपे वो गुस्सा हो जाती है और अपने रूम में जाकर सोचने लगती है कि उसे यहाँ से बाहर निकलने के लिए और अपने पैसे को वापस पाने के लिए क्या क्या करना होगा। तभी सिस्टम उसे चेतावनी देती है कि जो कोई भी वेपन तुमने उसे लिया है उसे तुम्हें वापस करना होगा। ये देखकर वो तुरंत अपने कमरे में जाती है जहाँ पे पहले से ही प्रिंस होता है जो कि उसे देखकर कहता है कि क्या तुम मेरे पास आ गई। तब वो उसे साइड करती है और अपनी चीज को ढूंढने लगती है। जैसे उसे उसकी लकड़ी काटने वाली मशीन मिलती है वो उसे मैजिक से वापस सिस्टम में भेज देती है, लेकिन जैसे वो पलटती है प्रिंस ठीक उसके सामने होता है, वो भी उसकी बहुत ही ज्यादा क्लोज। फिर वो उसके क्लोज आने लगता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे सू गुस्सा हो जाती है और वो प्रिंस के गले पे कट कर देती है। ये देखकर प्रिंस उसे दोबारा किस करने लगता है। वो धक्का देती है लेकिन वो फिर से उसे किस करने लगता है। सू उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जब प्रिंस उससे नहीं हटता है तब वो उसके लिप पे ही कट कर देती है और फिर वो उसे धक्का देती हुई वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी कमरे में अचानक से कोई तीर चलाता है और वो तीर सू को लगने वाली होती है, लेकिन प्रिंस उसे बचा लेता है। और तभी यहाँ पे दो मास्क पहने हुए पर्सन आ जाते हैं जिनका मकसद प्रिंस को खत्म करना होता है, इसलिए प्रिंस सू को साइड करता है और दोनों मास्क पहने वाले पर्सन से अकेले ही लड़ाई करने लगता है। वो आसानी से इन दोनों के साथ लड़ रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से पीछे से एक मास्क वाला पर्सन प्रिंस पे हमला करने वाला होता है और बीच में सू आकर प्रिंस की जान बचाती है और तलवार उसे लग जाता है। फिर गुस्से में प्रिंस दोनों मास्क वाले पर्सन की जान ले लेता है और उसके बाद वो सू के पास जाता है, लेकिन सू पास गिरी तलवार को उठाती है और प्रिंस को देते हुए से कहती है कि वो उसे खत्म कर दे, लेकिन वो तलवार को फेंक देता है और सू को बचाने के लिए कई सारे डॉक्टर को बुला देता है। कई सारे डॉक्टर आते हैं और काफी समय तक सू का ट्रीटमेंट होता है और प्रिंस ने तो अपने डॉक्टरों को ये कह दिया होता है कि अगर
अगर वो सू की जान नहीं बचाएंगे तो उनकी भी जान ले ली जाएगी। इसीलिए वो प्रिंसेस को बचाने में अपना 100% देते हैं, जिस वजह से सू ठीक हो जाती है। लेकिन वो बेहोश होती है, इसलिए प्रिंस पूरी रात उसके पास ही बैठा होता है ताकि वो उसकी देखभाल कर सके। अगली सुबह जब सू अपनी आंखें खोलती है तब वो प्रिंस को अपने पास ही देखती है। साथ ही वो इस बात से हैरान होती है कि वो अभी भी जिंदा है। लेकिन जैसे वो अपने आसपास इतने सारे लोगों को देखती है, वो प्रिंस से पूछती है कि ये सारे लोग क्या कर रहे हैं। प्रिंस बताता है इन्होंने ही उसकी जान बचाई है। अभी सभी लोग प्रिंसेस को सही सलामत देखकर काफी खुश होते हैं और इसके बाद प्रिंस के कहने पे सभी यहाँ से चले जाते हैं। सबके चले जाने के बाद प्रिंस सू के जख्म पे मरहम लगाने के लिए कहता है। तब वो कहती है कि ठीक है, और तभी सिस्टम उसे कहती है कि तुम्हें तुम्हारे काम को पूरा करने के लिए और तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस आने के लिए सिस्टम तुम्हें एक और टास्क दे रहा है। तुम्हें प्रिंस के हाथों मरने के अलावा उसकी सच्चाई के आंसू को इकट्ठा करना होगा। तुम इससे भी अपनी दुनिया में वापस जा सकती हो। ये सुनकर वो कहती है कि ये अच्छा आइडिया है और तभी प्रिंस भी उसके जख्म पे मरहम लगाने लगता है। मरहम लगाने के बाद वो उसे कहता है कि जिन लोगों ने उसके साथ ये सब किया है वो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर सू उसे कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि मेरे साथ ये सब किसने किया था। वो कहता है कि हाँ मुझे पता है, ये सब मेरी माँ ने किया है ताकि वो मुझे सिंहासन से हटा सके। ये सुनकर सू उसे कहती है कि तुमने अपने सीक्रेट को मेरे साथ शेयर किया तो मैं भी तुम्हारे साथ एक सीक्रेट को शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे साथ एक शर्त लगाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूंगी तुम्हारे मॉम से बदला लेने के लिए, लेकिन बाद में तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है, और फिर वो सोचता है कि ये लड़की उससे कितना ज्यादा प्यार करती है। दूसरी तरफ हम प्रिंस की माँ रानी माँ को देखते हैं, जो कि चोरी छुपे अपने बेटे को सिंहासन से हटाने का काम कर रही होती है, जिसके लिए उन्होंने 15,000 सैनिक को इकट्ठा किया होता है ताकि वो अपने बेटे को आसानी से सिंहासन से हटा सके। जिसके लिए वो अपने घिनौनी चाल चलने के साथ कुछ जहर भी रखी होती है ताकि वो आसानी से अपने प्लान में कामयाब हो जाए। तभी इनके पास एक सेविका आती है और सू के बारे में बताने लगती है। वो बताती है कि आजकल प्रिंस अपनी प्रिंसेस के साथ बहुत ही ज्यादा खुश है। ऐसा लग रहा है कि उनकी वाइफ ने उनके ऊपर कोई काला जादू कर लिया है, जिस वजह से वो उन्हें कंट्रोल कर रही हैं। ये सुनकर रानी माँ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई आ गया है जो कि उनके बेटे को उनसे ज्यादा कंट्रोल कर सके। इसीलिए वो सू को भी खत्म करने के बारे में सोचने लगती है। दूसरी तरफ हम सू और प्रिंस को देखते हैं, जो कि साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी रानी माँ का आदमी यहाँ पे आता है और उन्हें बताता है कि रानी माँ ने दोनों को चाय पे बुलाया है, जिस वजह से दोनों काफी खुश हो जाते हैं और अपने प्लान को अंजाम देने के लिए वो उनके बुलाए गए पे जरूर जाते हैं। सू जब रानी माँ से पहली बार मिलती है तब वो उन्हें बहुत ही अदब के साथ हेलो बोलती है, लेकिन रानी माँ को जब वो देखती है तो वो ऐसा लगता है कि शायद उसने इस लेडी को कहीं पे देखा है, लेकिन वो इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देती है। वो उठते टाइम ऐसा दिखाने की कोशिश करती है कि फर्श बहुत ही ज्यादा गंदा है, जिस वजह से वो गिर रही है। प्रिंस उसे बचा लेता है, साथ ही वो नौकरों से पूरे फर्श को बदलने के लिए भी कह देता है। रानी माँ जब अपने बेटे को किसी लड़की के लिए इतना ज्यादा फिक्रमंद देखती है तो वो उसे कहती है कि ये कोई छुई मुई नहीं है जो कि गिरने से टूट जाएगी या फिर इसे ज्यादा चोट लग जाएगा। ये यहाँ की प्रिंसेस है तो इसे ऐसे ही रहना चाहिए। ये सुनकर वो उसे बाहों में उठाता है और उसे अपने साथ लेकर बैठ जाता है और अपनी माँ की बातों को इग्नोर करते हुए वो सू से बड़े ही प्यार से बात करने लगता है और कहता है कि रानी माँ ऐसा ना कहिए, जब इसे दर्द होता है तो मेरे दिल में दर्द होता है। ये सुनकर वो कहती है कि तुम्हारी माँ यहीं पे बैठी हुई है। तब अपनी माँ की तरफ दिखता है और कहता है कि माँ बुरा मत मानना, मैं इसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ और इसलिए मैं इसे चोट लगने नहीं दे सकता हूँ। इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोज होकर बातें कर रहे होते हैं, जिससे कि रानी माँ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और जैसे ही ये दोनों यहाँ से जाते हैं, रानी माँ तुरंत अपने लोगों को आदेश देती है कि इस चुड़ैल जैसी लड़की पे नजर रखें, क्योंकि इस चुड़ैल ने उनके बेटे को पूरी तरीके से पागल कर दिया है। दूसरी तरफ प्रिंस और सू को भी इसके बारे में पता चल जाता है कि रानी माँ इनसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, मतलब कि आगे वो कुछ इन लोगों के साथ जरूर करने वाली है, इसलिए वो पहले से ही तैयार हो जाते हैं। फिर अगले दिन सू एक अजीब से ड्रेस पहनकर सीधा शाही दरबार में चली जाती है, जहाँ पे इस समय इनकी मीटिंग चल रही होती है और सू सीधा जाकर प्रिंस के पास बैठ जाती है। उसके बाद वो उसे बताने लगती है कि वो उसे बहुत ही ज्यादा मिस कर रही थी। तब वो भी उसके साथ प्यार से पेश आ रहा होता है, जिसे देखकर शाही दरबार के लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर वो प्रिंस जिसे वो बहुत ही ज्यादा क्रूर और खुखार समझ रहे थे वो कहाँ गया। ये तो बहुत ही ज्यादा शांत है, जिसे वो अभी अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, ये तो उससे बहुत ही ज्यादा अलग है। लेकिन जो प्रिंस होता है वो शाही दरबार के लोगों के साथ तो क्रूर तरीके से पेश आता है, लेकिन वो सू के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से पेश आ रहा होता है। दरअसल प्रिंस और सू रानी माँ के ध्यान को भड़काना चाहते थे। वो रानी माँ को ये दिखाना चाहते थे कि ये दोनों बहुत ही ज्यादा निकम्मे हैं, इनसे कुछ नहीं हो सकता है और रानी माँ को इनसे डरने के लिए या फिर इतने सारे सैनिक को इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए वो यहाँ पे ऐसे ड्रामा कर रहे होते हैं कि पुराना प्रिंस पूरी तरीके से बदल चुका है और वो अब एक लड़की के प्यार में पड़ चुका है। जैसे दूसरी तरफ रानी माँ को भी इसके बारे में पता चलता है, वो भी तुरंत शाही दरबार में पहुँच जाती है। यहाँ पे ये दोनों जैसे ही रानी माँ को आते हुए देखती है, अपना नाटक स्टार्ट कर देती है और इसके बाद सू प्रिंस के लिए एक कविता कहने लगती है, जिसे सुनते प्रिंस इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों से सच्चाई के आंसू गिरने लगते हैं, जो कि सू के लिए फायदेमंद होते हैं। इसलिए वो कंटिन्यूसली कविता सुनाई जा रही होती है, लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उन्हें ये सारी चीजें पसंद नहीं आती है। इनफैक्ट जो रानी माँ होती है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है। वो सू से कहती है कि तुम इस तरीके से शाही दरबार का माहौल खराब कर रहे हो, ये हमारे नियमों के खिलाफ है, तुम्हें यहाँ पे आकर ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। लेकिन प्रिंस अभी भी सू का ही साथ दे रहा होता है। वो सू को गलत ही नहीं कहने देता है, वो
कहता है कि ये मुझे बहुत ही ज्यादा मिस कर रही थी, इसलिए ये मेरे पास आई है और ये मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, इसलिए मेरे लिए कविता कह रही है, इसमें कोई गलत नहीं है। जिसपे रानी माँ गुस्सा हो जाती है और यहाँ से चली जाती है। उनके जाते ही शाही दरबार के कुछ लोग भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं क्योंकि वो उनके समर्थ में होते हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे अभी भी होते हैं जिनके पास सू जाती है और उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से पीटती है और उन्हें कहती है कि कुछ समय पहले मुझे बहुत ही अजीब तरीके से देख रहे थे ना, ये उसकी सजा है, और वो उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से पीटती है। अगले सीन में हम रानी माँ को देखते हैं जो कि काफी खुश होती है क्योंकि उसे पता होता है कि प्रिंस अब किसी लायक नहीं है। वो प्रिंस की रखेल के साथ मिलकर उन दोनों को यहाँ से हटाने का फैसला कर रही होती है। प्रिंस की रखेल भी इन सभी चीजों में रानी माँ का साथ देती है क्योंकि रानी माँ ने उसे वादा किया था कि वो उसे महल में रहने देगी जैसा चाहे वैसे। दूसरी तरफ हम सू को देखते हैं जो कि अपने भड़कीले ड्रेस को चेंज कर रही होती है, लेकिन अकेले वो उससे ड्रेस निकाले नहीं जा रही होती है। और तभी यहाँ पे प्रिंस आ जाता है जो कि कपड़े निकालने में उसकी मदद करता है और धीरे धीरे उसके क्लोज आते हुए उसे किस करने लगता है। ये देखकर सू उसे रोकती है, तब वो नहीं रुकता है, वो उसे किस करने लगता है। तब सू भी अपने आप को रोक नहीं पाती है और वो भी उसके साथ किस करने लगती है। दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं क्योंकि दोनों ही इस समय तक एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगे थे और दोनों इसके बाद नाइट स्पेंड कर लेते हैं। दोनों ही रात की वजह से काफी थके होते हैं, लेकिन फिर भी वो शाही दरबार में पहुंच जाते हैं अपना काम करने के लिए। सू मतलब कि प्रिंसेस ने काफी सारे लोगों को काम दिया होता है, लेकिन जब वो उनके कामों को चेक कर रही होती है तब अच्छे काम होने के बावजूद भी वो उन्हें डांटती है और उनके किए किराए पे पानी फेरते हुए उन सभी चीजों को जला देती है, जिससे दरबार के लोग तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं। लेकिन वो प्रिंस की वजह से प्रिंसेस को कुछ कह नहीं पाते हैं और उसके सामने झुके रहते हैं। और ये सारी चीजें होते हुए देखकर उनके मन में ख्याल आता है कि प्रिंस तो अब पूरी तरीके से बेकार हो गया है और प्रिंसेस जो कि उसका दिमाग बहुत ही ज्यादा खराब है, वो तो पूरे राज्य को बर्बाद कर देगी। इसलिए ये लोग सोचते हैं कि अच्छा होगा कि ये दोनों यहाँ से हट जाएं। दूसरी तरफ प्रिंस जो कि ये सारी चीजें बैठकर देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि यहाँ पे इकलौती सू ही है जो कि उसे अच्छी तरीके से समझती है और उसके बारे में सोचकर वो इमोशनल हो रहा होता है। तभी सू से सिस्टम बात करती है और बताती है कि प्रिंस की सच्चाई की आंसू की दूसरी बूंद भी उसे मिल गई है, इसलिए उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ने लगी है कि वो अपनी दुनिया में वापस जा सकती है। सीन कट होता है और अगले सीन में हम प्रिंस और सू को एक बार फिर से देखते हैं। राजनीति और राज्य के बारे में जानने की कोशिश कर रही होती है और तभी उसे कुछ गड़बड़ दिखाई देता है। ये देखकर वो उसके बारे में प्रिंस को बताने की कोशिश करती है, लेकिन प्रिंस उसे बताता है कि उसे ये सारी चीजें पहले से ही पता है, लेकिन वो इन सारी चीजों पे ध्यान नहीं देता है। तब सू इस सारी चीजों पे ध्यान देने के लिए उसे फोर्स करने लगती है, लेकिन प्रिंस का तो सारा का सारा ध्यान सू पे होता है। वो उसे बड़े ही प्यार से देख रहा होता है और सच्चाई की तीसरे आंसू में गिर जाती है। ये देखकर सू सोचती है कि अगर ये मेरे लिए खाना बनाता है तो चांसेस है कि मैं जल्द से जल्द घर वापस जा सकूं, इसीलिए वो उसे खाना बनाने के लिए कहती है। वो भी उसके लिए खाना बनाने के लिए मान जाता है और फिर वो सू के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके की डिशेस बनाने लगता है। कुछ समय के बाद जब सू रसोई में जाती है और प्रिंस को खाना बनाते हुए देखती है, वो पूरी तरीके से हैरान हो जाती है क्योंकि प्रिंस ने उसके लिए जो कुछ भी खाने पीने की चीजें बनाई होती है उनमें से कई सारी चीजें मॉडर्न दुनिया की रेसिपी होती है। वो उसकी बनाई गई चीजों को खा रही होती है, ट्राई कर रही होती है और जो कुछ भी उसे पसंद आता है वो मॉडर्न दुनिया की डिश होती है, जिसपे उसे शक होता है कि क्या ये भी उसके तरह टाइम ट्रेवल है। अब सू के मन में एक शक पैदा हो गया होता है, इसलिए वो सोते टाइम भी इसी के बारे में सोच रही होती है। तभी प्रिंस उसे गले लगाकर सोने लगता है और कहता है कि मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना। अब अगली सुबह सू प्रिंस से पहले उठती है और एक म्यूजिक वाला स्पीकर यहाँ पे लगा देती है और उसके बाद यहाँ पे डांस करते हुए एक्सरसाइज करने लगती है और प्रिंस को परेशान करने लगती है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि अगर प्रिंस इन सारी चीजों को पहचानेगा तो वो अपने बारे में बता देगा कि वो भी मॉडर्न दुनिया से आया है। लेकिन जब प्रिंस जगता है और उसके पास आकर ये सारी चीजें देखता है तब वो ऐसे रिएक्ट करता है कि उसने आज से पहले ये सारी चीजें नहीं देखी है। ये बात सू को उलझन में डाल देती है क्योंकि वो इससे भी पता नहीं लगा पाई थी कि प्रिंस फ्यूचर से आया है या फिर नहीं। इसलिए वो परेशान हो रही होती है। तभी प्रिंस उसे कहता है कि उसने उसके लिए एक सरप्राइज तैयार किया है और फिर वो उसे पेड़ के पास लेकर जाता है और उसकी आंखों पे से अपना हाथ हटाता है। सामने एक प्यारा सा झूला होता है जिसे देखकर सू काफी ज्यादा खुश होती है और उस झूलने पे झूलने लगती है और प्रिंस उसे झूला झुलाने लगता है। ये दोनों साथ में होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे प्रिंस के मिस्ट्रेस और बाकी रानियां भी आ जाती हैं। सभी साथ में इन दोनों को देख रही होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा किसी को प्रॉब्लम होता है तो वो मिस्ट्रेस होती है। वो इन दोनों को साथ में देखकर प्रिंस के पास आती है और वो भी झूले पे बैठने की बात करती है, लेकिन सू तो जानबूझकर उसे लात मार देती है और कहती है कि गलती से लग गया। प्रिंस भी इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है और बाकी महारानियों को बुलाने के बाद इसे अपने साथ ले जाने के लिए कह देता है और बाद में वो सू के साथ वहाँ से चला जाता है। अब अपने साथ ऐसा पाकर मिस्ट्रेस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि पहले प्रिंस सबसे ऊपर अपनी महारानियों से भी ऊपर मिस्ट्रेस को रखता था और अब उसके साथ ये सब हो रहा है, इसलिए उसे अच्छा नहीं लगता है और वो रानी माँ के पास चली जाती है और झूठ मूठ की नालिश करने लगती है कि सू उसके साथ ऐसी ऐसी हरकतें कर रही है। रानी माँ को भी सू पसंद नहीं थी और इसकी बातें सुनकर वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आने वाले 3 दिन के बाद जब मेरा बर्थडे मनेगा तब मैं उसी दिन उसे खत्म कर दूंगी। सीन कट होता है और अगले सीन में हम रानी माँ के बर्थडे के सीन को देखते हैं। यहाँ पे रानी माँ आई होती है और यहाँ पे कुछ और खास लोग भी आए होते हैं। मिस्टर जब सू को प्रिंस के साथ देखती है तब उसे अपमानित करने के लिए उसे धक्का देती है ताकि वो सबके सामने गिर जाए, लेकिन सू गिरती नहीं
नहीं है, उल्टा उसे प्रिंस बचा लेता है और ये दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं, जो कि मिस्ट्रेस को अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद सू प्रिंस के पास ही बैठ जाती है, जो कि ये यहाँ के मर्दों को पसंद नहीं आता है। तब सू सभी को चिढ़ाते हुए कहती है कि ये अपने पति के साथ बैठी है और वो सबके सामने उसे किस भी कर सकती है और ऐसा करते हुए सबको दिखाते भी है। फिर वो प्रिंस से कहती है कि हमारे नाटक करने का समय एक बार फिर से स्टार्ट हो गया, लोगों को ध्यान देना चाहिए कि हम करते क्या हैं। वो भी उसकी बात मान लेता है। इसके बाद मिस्ट्रेस सू को दूसरी तरीके से परेशान करने की कोशिश करती है और वो सू से कहती है कि वो रानी माँ के लिए डांस करे, क्योंकि आज उनका बर्थडे है। सू भी डांस करने से पीछे नहीं हटती है, वो कहती है कि वो डांस जरूर करेगी। फिर वो डांस की तैयारी के लिए थोड़ी देर के लिए यहाँ से चली जाती है और फिर सिस्टम से बात करते हुए अपने लिए एक बड़ा सा साउंड बॉक्स मंगा लेती है। इसके बाद वो अपने लिए एक कपड़े भी मंगा लेती है। इधर काफी समय से सभी लोग सू का इंतजार कर रहे होते हैं और ये देखकर मिस्ट्रेस सभी से कहती है कि ऐसा लग रहा है कि उसे डांस करना नहीं आता है, इसलिए वो शर्म से पहले ही भाग गई है। प्रिंस को ये बात पसंद नहीं आती है और मिस्ट्रेस से वो कहता है कि अगर तुम्हें इंतजार नहीं करना है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। और तभी यहाँ पे सू आ जाती है एक सेक्सी सी ड्रेस पहनते हुए और साथ ही अपने म्यूजिकल बड़े से बॉक्स को लेकर। जैसे ही मिस्ट्रेस सू को इतनी ज्यादा सेक्सी देखती है, उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। इसके बाद वो सभी को भड़काने लगती है और कहती है कि तुम यहाँ पे इतने खुले कपड़े पहन कर आई हो, यहाँ पे काफी सारे मर्द हैं और तुम्हें इस तरीके से यहाँ पे नहीं आना चाहिए। लेकिन सू प्रिंस से कहती है कि क्या तुम्हें ये कपड़ा पसंद आया? तो वो कहता है कि हाँ, तुम्हारी कपड़े में अच्छी लगती हो। वो कहती है कि इसीलिए तो मैंने इसे पहना है। और इसके बाद वो म्यूजिक को ऑन करती है। जैसे ही म्यूजिक उस बड़े से बॉक्स से आता है, आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो डरने लगते हैं और कहते हैं कि उस बॉक्स के अंदर कोई भूत तो नहीं है ना। लेकिन जो रानी माँ होती है उस बड़े से साउंड बॉक्स को देखकर उसे पहचान लेती है और अपने मन में कहती है कि कहीं सू ने भी तो टाइम ट्रेवल नहीं किया है ना। रानी माँ की बातें सुनकर ऐसा लग रहा होता है कि ये भी मॉडर्न दुनिया से ही आई है, लेकिन वो पता नहीं इस बात को किस लिए छुपा रही होती है। वो सू पे भड़क जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पे जादू टोना नहीं कर सकती हो। तब सू इनकी भाषा में इन्हें समझाने की कोशिश करती है और सबसे झूठ बोलती है कि वो यहाँ के पुजारी से लेकर आई थी, जिसे म्यूजिक सुनना बहुत ही ज्यादा पसंद है। प्रिंस भी इसका समर्थन करता है, इसलिए कोई कुछ नहीं बोलता है। और इसके बाद सू अपना डांस करना स्टार्ट कर देती है। वो बहुत ही अच्छी तरीके से डांस कर रही होती है। उसके डांस को सभी एंजॉय भी कर रहे होते हैं। रानी माँ जो कि सू को पसंद नहीं करती है, लेकिन वो भी उसके डांस को बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय कर रही होती है और प्रिंस को भी इसका डांस बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। काफी समय तक वो सबको बहुत ही अच्छी तरीके से एंटरटेन करती है। लेकिन यहाँ पे बाकी जो मेल पर्सन आए होते हैं, उन्हें सू को इस तरीके से देखना पसंद नहीं होता है, इसलिए वो उसे अश्लील कहने लगते हैं। लेकिन प्रिंस सामने आता है और वो सू से कहता है कि उसने बहुत ही अच्छा डांस किया है। इसके बाद वो सभी लोगों से कहता है कि अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप यहाँ से जा सकते हो। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पे दो मास्क वाले पर्सन आ जाते हैं, जो कि सू पे हमला करने वाले होते हैं। लेकिन बीच में प्रिंस आ जाता है, जो कि सू को बचा लेता है, लेकिन तलवार उससे लग जाती है। लेकिन वो फिर भी उन दोनों पर्सन को छोड़ता नहीं है। वो दोनों के गले को तोड़कर उन दोनों को खत्म कर देता है और फिर वो नीचे गिर जाता है। उसे घायल देखकर सू को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो उसे तुरंत उसके कक्ष में ले जाती है, जहाँ पे कुछ डॉक्टर आते हैं, उसका इलाज करने लगते हैं। इलाज करने के बाद डॉक्टर सू को बताते हैं कि हमने प्रिंस की जान बचा ली है, लेकिन अभी भी उसकी हालत खराब है, इसीलिए जो मेडिसिन मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो समय समय पे उसे देती रहना। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सू प्रिंस को इस हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। फिर जैसे ही वो उसके हाथ को सही करने जाती है, उसके हाथ पे उसे कुछ नंबर बने दिखाई देते हैं, जो कि काफी सस्पिशियस होते हैं, क्योंकि ये नंबर सू से रिलेटेड होते हैं। सू एक बार फिर से प्रिंस के बारे में सोचने लगती है, उसके बनाए गए खाने के बारे में सोचती है, जो कि मॉडर्न दुनिया की थी। यही नहीं, उसे खाना बनाने के बाद उन खानों के सही नाम भी उसे पता थे। इस बात से वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचती है कि कहीं ये भी तो टाइम ट्रेवल नहीं है। और जैसे वो यहाँ से जाने वाली होती है, प्रिंस उसका हाथ पकड़ लेता है और बेहोशी की हालत में भी उसे रोकने की कोशिश करने लगती है। ये देखकर वो उसके पास ही रुक जाती है और कहती है कि आखिर तुम मुझसे कौन सा राज छुपा रहे हो। तो वो कुछ नहीं कहता है। फिर से उसे दवाई देने लगती है, लेकिन वो पी नहीं रहा होता है, इसलिए वो दूसरा तरीका अपनाती है, जिससे वो दवाई पी लेता है। सू सोचती है कि ये बेहोश है, इसलिए वो उसे कुछ पूछती है और उसे पूछती है कि तुम्हारे फोन नंबर का पासवर्ड क्या है। उसने ये क्वेश्चन कैजुअली पूछा होता है, लेकिन प्रिंस इसका जवाब देता है और कहता है कि वो तुम्हारा जन्मदिन है 17 मई। सू ने ये आंसर बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता है, इसलिए उसे शॉक लग जाता है। वो सोचती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, क्या ये मुझे पहले से जानता है और ये भी एक टाइम ट्रेवल है। ऐसा सोचते हुए वो रात भर जागती रह जाती है। सुबह में जब प्रिंस की आंखें खुलती है, तब वो सू को अपने पास देखता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो बताती है कि वो रात भर यहीं पे थी और फिर वो प्रिंस पे गुस्सा करने लगती है। वो उसे कहती है कि जब मेरी जान जा रही थी तो बीच में आकर मुझे बचाने की क्या जरूरत पड़ गई थी, अगर तुम मर जाते तो मैं भी तुम्हारे साथ मर जाती। ऐसे कह के वो इमोशनल हो रही होती है। प्रिंस सोचता है कि ये मेरे बारे में कितना ज्यादा सोचती है और ये मुझसे कितना ज्यादा प्यार करती है। इस बात से वो भी इमोशनल हो जाता है। तभी सिस्टम सू को बताता है कि सच्चाई की एक और आंसू इकट्ठा हो गई है, जिससे वो उसे खोने से डरने लगती है और उसे रोने से रोकती है और कहती है कि तुम्हें बार बार रोने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो उसे डायरेक्टली कल रात के बारे में पूछने लगती है और कहती है कि कल रात तुम मुझे कह रहे थे कि तुम्हारे फोन का पासवर्ड मेरा बर्थ डेट है। ये सुनकर तो वो सुन पड़ जाता है और उसे झूठ बोलने लगता है और कहता है कि मैं तो नहीं जानता हूँ ये क्या होता है, फोन पासवर्ड, तुम क्या बातें कर रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि कल रात तुम अच्छी तरीके से सोई नहीं हो, इसलिए अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं। ये सुनकर वो भी सोचती है कि क्या ये सच है या फिर मैंने कल रात जो सुना था वो सच है। प्रिंस उसे अपनी बातों में गुमराह
कर लेता है और कहता है कि मैं पासवर्ड या फिर फोन के बारे में नहीं जानना चाहता हूँ, लेकिन उसके बिहेवियर से ये साफ साफ पता चल रहा होता है कि वो भी एक टाइम ट्रेवल है, लेकिन वो इसके बारे में अभी सू को कुछ भी नहीं बताता है। यहाँ से चले जाने के बाद भी सू इसी बारे में सोच रही होती है और तभी उसे प्रिंस का सेवक आकर उसे बताता है कि महाराज ने उसके लिए दुर्लभ चीजें मंगाई हैं, जो कि ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और तुरंत महाराज के पास जाती है। यहाँ पे एक पर्सन आता है जिसका नाम साव होता है। वो अपने साथ म्यूजिक बॉक्स जैसी दिखने वाली एक छोटी सी चीज लाया होता है, जिसे देखकर तो रानी माँ को अच्छा नहीं लगता है और इसलिए वो यहाँ से जाने का फैसला करती है। लेकिन जैसे वो जाती है उनके पास से माजुक गेम की एक कार्ड नीचे गिर जाती है, जिसे देखते ही सू उसे पहचान लेती है और वो उसे लौटाने के लिए उनके पास जाती है। रानी माँ जब उसे देखती है तो वो बहाना बनाती है कि उनके कमरे में इसे कोई छोड़ गया था, लेकिन सू को रानी माँ पे शक हो गया होता है कि इन्होंने भी टाइम ट्रेवल किया हुआ है। इसलिए वो रानी माँ से कहती है कि जब भी आप माजुक गेम खेलना तो एक पर्सन को जरूर याद करना। सुनकर रानी माँ वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सू उस बॉक्स को ले लेती है जिसमें छोटा सा म्यूजिक बॉक्स जैसी दिखने वाली कोई चीज होती है। वो उसे लेती है, लेकिन उसके अंदर उसे एक छोटी सी पेपर मिलती है जिसमें लिखा होता है कि मैं तुम्हारे और प्रिंस के बारे में सच्चाई जानता हूँ, अगर जानना चाहती हो तो मुझसे आकर मिलना रात को। वो साव की तरफ देखती है और रात को उससे मिलने के लिए उसके पास चली भी जाती है। साव सू को देखकर उसके सामने झुकता है और उसके बारे में सू के साथ वो प्रिंस के भी कई सारे खुलासे करता है। वो कहता है कि प्रिंसेस, ये आपका पहला जन्म नहीं बल्कि ये आपका तीसरा जन्म है। पहले जन्म में आप यहीं की महारानी थी, लेकिन रानी माँ के साजिश की वजह से आपको अपनी जान गंवानी पड़ी, जिस वजह से हमारे प्रिंस इतने ज्यादा गुस्सा हो गए कि उन्होंने आसपास के सभी राज्य को खत्म कर दिया और चारों तरफ खून की नदियां बहा दी। इसके बाद जब आपका फिर से जन्म हुआ तब प्रिंस ने आपके भाग्य को बदलने की कोशिश की और आपको दूसरी दुनिया में भेज दिया, लेकिन आप वहाँ पे भी नहीं बच पाए क्योंकि वहाँ पे आपको ब्रेन ट्यूमर हो गया था, जिस वजह से आपको अपनी जान फिर से गंवानी पड़ गई और ये आपकी तीसरी जिंदगी है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप अपनी जिंदगी को संभाल कर जिए। अगर आप फिर से मर जाती हो तो प्रिंस पहले की तरह सभी चीजों को पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। इसमें आपको मेरी बातें थोड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन ये मेरा भी पहला जन्म नहीं है, इसलिए मुझे इन सारी चीजों के बारे में पता है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपने अतीत को बदलो ताकि भाग्य अपने आप को फिर से ना दोहराए। ये सुनकर तो सू काफी ज्यादा वरीड होती है और प्रिंस से मिलने के लिए तुरंत वहाँ से निकलती है और रास्ते भर वो प्रिंस के बारे में ही सोच रही होती है कि क्यों प्रिंस उसके साथ इतना ज्यादा अच्छा था, वो उसका इतना ज्यादा ख्याल रखता था और उससे इतना ज्यादा प्यार करता था। सभी चीजें सोचते हुए वो अपने कमरे में आती है और प्रिंस को ढूंढने लगती है, लेकिन कमरे में प्रिंस नहीं होता है। वो इधर उधर प्रिंस को ढूंढी रही होती है, तभी वो एक छोटी सी मूर्ति से टकरा जाती है। मूर्ति जैसे ही अपनी जगह से हटती है, एक सीक्रेट दरवाजा ओपन हो जाता है और सू उस दरवाजे के पीछे जाती है, जहाँ पे वो बहुत सी ऐसी चीजें देखती है जिसे देखने की उम्मीद उसने कभी भी नहीं की थी। वो अपने आप को यहाँ पे कई पैरेलल यूनिवर्स में देखती है, जहाँ पे वो एक बार अपने आप को देखती है कि उसने वो लॉटरी टिकट जीत ली थी और उसका एक्सीडेंट भी नहीं हुआ था और वो उतने सारे पैसे पाकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। कहीं कहीं वो देखती है कि वो सेलिब्रिटी बनी है तो कहीं वो बहुत ही ज्यादा खुश है। वो यहाँ पे अपनी बहुत सारी लगी हुई फोटो भी देखती है। कुछ ही समय के बाद यहाँ पे प्रिंस भी आता है। प्रिंस को देखते ही वो उसे पूछने लगती है कि बताओ यहाँ पे क्या चल रहा है, मैं कुछ भी अच्छे से समझ नहीं पा रही हूँ। प्रिंस इमोशनल होते हुए से कहता है कि तुम्हें वापस भेजने का बस एक ही रास्ता है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। सिस्टम ये देखकर सू को अपडेट करती है कि उसे एक और आंसू मिल गया है। प्रिंस उसे कहता है कि जैसा कि तुम ये सारी चीजें देख रही हो, तुम्हारे मन में बहुत सारे उलझन होंगे। मैं यहाँ का प्रिंस हूँ, लेकिन मेरा भी कई बार जन्म हुआ है। इस लाइफ की तरह तुम मेरे फर्स्ट लाइफ में भी बिल्कुल ऐसे ही मेरे पास आई थी। पहली जिंदगी में मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पहचानता था। तुम मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान करती थी, मुझे बहुत ही ज्यादा छेड़ती थी। तुम बाकियों से बहुत ही ज्यादा अलग थी, इसलिए मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया। लेकिन तुम्हारे मौत के बाद मैं इतना ज्यादा दुखी हुआ कि मैंने गुस्से में आकर आसपास के सभी लोगों को ही खत्म कर दिया। ये सुनकर सू प्रिंस से कहती है कि तो तुम्हें पता था कि मैं तुम्हें कब किस करूंगी। ये सुनकर वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मुझे कैसे नहीं पता होगा। इस तरीके से वो उसे टीज करने लगता है। वो कहती है कि ठीक है, अब आगे की स्टोरी बताओ। तब वो कहता है कि पहले मुझे किस करो, फिर मैं आगे की स्टोरी बताऊंगा। सू भी उसे किस कर देती है। वो बताता है कि तुम इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस थी कि मैं तुमसे प्यार करने से खुद को रोक ही नहीं पाया और मैं तुमसे प्यार कर बैठा। फिर रानी माँ की गद्दी हासिल करने की जिद में उन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश की। तुमने एंड मौके पर आकर मेरी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन मुझे पता था कि अगर तुम इस समय किसी और के हाथों मरती हो तो तुम यहीं पे रह जाओगी। इसलिए मैंने तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस भेजने का फैसला किया और अपने हाथों से तुम्हारी जान ले ली और तुम अपनी दुनिया में वापस चली गई। मैं तुम्हारे पास आना चाहता था। सिस्टम ने मुझे कई बार तुम्हारे बारे में बताया। तुम्हारी कई जिंदगियां थी जिनमें तुम बारी बारी से मर रही थी और एक ऐसी जिंदगी थी जहाँ पे तुम ब्रेन ट्यूमर की वजह से मर गई। कुछ समय के बाद सिस्टम ने फिर से मुझे तुम्हारे बारे में बताया और तुम्हें मेरे पास भेजा। ऐसा कहते हुए वो उसे मेडिसिन देता है और कहता है कि सिस्टम ने कहा है कि इससे तुम अच्छी रहोगी। ऐसा कहते हुए वो उसे मेडिसिन दे देता है और बाद में वो उसे कहता है कि उसने एक सरप्राइज तैयार किया हुआ है। ऐसा कहते हुए वो सू का हाथ पकड़ता है और भागते हुए महल से बाहर आता है। पास से तारे दिखाने के लिए ले जाता है, साथ ही वो फायर वॉक भी करता है और ये सारी चीजें सू को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती हैं। इसके बाद वो उसे अपने हाथों से खाना बनाने के लिए भी लेकर जाता है। प्रिंस इस बार भी सू के लिए काफी टेस्टी खाना
खाना बना रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे प्रिंस के कुछ लोग आते हैं। ये देखकर वो सू को यहाँ से कुछ लाने के बहाने दूर करता है, लेकिन सू को पता होता है, इसलिए वो यहाँ से जाती है, लेकिन छुपकर इनकी बातें सुनने लगती है। प्रिंस के आदमी प्रिंस को बता रहे होते हैं कि इस बार रानी माँ ने आपको हराने के लिए एक बहुत ही गंदी चाल चली है। उन्होंने राज्य में महामारी फैला दी है जो कि बहुत ही तेजी से फैल रहा है। ये सुनकर वह कहता है कि ठीक है, मैं इसके बारे में जल्द ही कुछ करता हूँ, लेकिन इसके बारे में प्रिंसेस को पता नहीं होनी चाहिए। और फिर वो सोचता है कि उसे प्रिंसेस को उसकी दुनिया में वापस भेज देना चाहिए। इधर प्रिंसेस भी ये सारी बातें सुन लेती है, लेकिन वो वापस आने पे प्रिंस को कुछ नहीं बताती है और उसके साथ बैठ के खाना खाने लगती है। दूसरी तरफ हम रानी माँ को देखते हैं जो कि अपनी इस चाल से बहुत ही ज्यादा खुश होती है। दूसरी तरफ हम सू को देखते हैं जो कि खाने के बाद तुरंत सो जाती है। एक्चुअली में प्रिंस ने खाने में कुछ नींद की गोलियां मिलाई होती है, क्योंकि वो आज रात रानी माँ पे हमला करने वाला था और वो नहीं चाहता था कि इन सब के बीच में सू आए। इसीलिए जैसे ही सू गहरी नींद में चली जाती है, प्रिंस रानी माँ से लड़ने के लिए चला जाता है, जहाँ पे रानी माँ के पास काफी सारे सैनिक होते हैं, इसलिए वो आसानी से प्रिंस को हरा देते हैं। प्रिंस हार रहा होता है और रानी माँ उसे खत्म करने के लिए तलवार उस पे चलाने वाली होती है, लेकिन तभी सू सिस्टम की वजह से पहले ही जग जाती है और जैसे ही रानी माँ प्रिंस को खत्म करने के लिए तलवार चलाने वाली होती है, वैसे ही सू वहाँ पे पहुँच आती है और गन से शूट करते हुए तलवार को नीचे गिरा देती है और कहती है कि मेरे हस्बैंड को मारने की कोशिश कर रहे हो, पहले मुझसे तो लड़ लो। इसके बाद वो रानी माँ से कहती है कि मुझे पता है कि तुम भी इस दुनिया की नहीं हो, तो आखिर तुम प्रिंस को खत्म क्यों करना चाहती हो। वो कहती है कि सारी चीजें पावर्स के लिए हैं और तुम्हें क्या लगता है कि प्रिंसेस तुम अपने इस कागज के बने हुए प्रिंस के साथ मिलकर मुझे हरा सकती हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सू कहती है कि ठीक है, तो हम देख ही लेते हैं। लेकिन जो प्रिंस होता है वो सू को बचाने के लिए और उसकी दुनिया में भेजने के लिए खुद ही वो उसकी जान ले लेता है। सू के मरते ही नोबल की दुनिया फ्रीज हो जाती है और धीरे धीरे गायब होने लगती है। धीरे से प्रिंस भी गायब हो जाता है। ये देखकर सू वापस से नोबल की दुनिया में जाने की कोशिश करती है, लेकिन सिस्टम उसे बताती है कि अब उसे वापस जाने का समय आ चुका है। सू एक बार प्रिंस से मिलना चाहती थी, लेकिन सिस्टम उसे बताता है कि अब वो वहाँ पे नहीं जा सकती है और फिर वो वहाँ से गायब होती है। जब उसकी आंखें खुलती है तब वो हॉस्पिटल में होती है, क्योंकि इस दुनिया में तो उसका एक्सीडेंट हुआ था ना। जैसे उसे होश आता है वो प्रिंस को ढूंढने के लिए हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो कमजोर होती है, इसलिए वो ज्यादा दूर तक जा नहीं पाती है। उसे बार बार प्रिंस का ही ख्याल आता है और इतना ज्यादा वो प्रिंस के बारे में सोचती है कि एक पल के लिए वो सोचती है कि प्रिंस उसके सामने ही खड़ा है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे पता चलता है कि ये सारी चीजें उसकी इमेजिनेशन में हो रही हैं, इसलिए वो फिर से रोने लगती है। समय के बाद यहाँ पे डॉक्टर आते हैं और वापस से उसके बेड पे लेटा कर उसे लिटा देते हैं। रात को जब वो सो रही होती है तब वो अपने सपने के थ्रू एक बार फिर से नोबल की दुनिया में चली जाती है, जहाँ पे वो प्रिंस को देखती है। पूरे राज्य में महामारी काफी तेजी से फैल रही होती है और प्रिंस को भी वही बीमारी हो गई होती है, जिस वजह से वो खून की उल्टियाँ करने लगता है। सो उसे संभालने के लिए उसके पास आती है, लेकिन वो पूरी तरीके से इस दुनिया में नहीं होती है, इसलिए वो उसे छू भी नहीं पा रही होती है। वो रोती है और अपने सपने से बाहर आ जाती है। सपने से बाहर आते ही वो सिस्टम से बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि मुझे वापस नोबल की दुनिया में जाना है। सिस्टम उसे मना करती है और कहती है कि तुम नोबल की दुनिया में वापस नहीं जा सकती हो। ये सुनकर सू सिस्टम को कोई भी कीमत चुकाने के लिए रेडी हो जाती है। वो कहती है कि चाहे तुम मुझसे कुछ भी क्यों ना करा लो, बस मुझे उस दुनिया में भेज दो। ये सुनकर सिस्टम कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें इस दुनिया में फिर से बेचूंगी, सिर्फ 3 दिन के लिए, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी 30 साल की जिंदगी मुझे देनी होगी। ये सुनकर सू प्रिंस के साथ बिताए हुए हर एक पल के बारे में सोचती है कि वो उसके साथ सिर्फ 3 ही दिन रही थी, लेकिन उसके साथ वो 3 दिन 30 साल से कम नहीं थे, इसलिए वो फटाक से सिस्टम से वापस जाने के लिए कह देती है। सिस्टम भी कहती है कि ठीक है, वो उसे वापस से नोबल की दुनिया में 3 दिन के लिए भेज देगी। तो जिसके पास अभी भी वो जादुई अंगूठी होती है वो इसका यूज करती है और यहाँ पे एक लैपटॉप लाती है। इसके बाद वो जाने से पहले कई सारी चीजें ऑर्गेनाइज करती है, जैसे कि नोबल की दुनिया में जो महामारी फैली है उसके बारे में जानती है और उसके लिए मेडिसिन इकट्ठा करती है, साथ ही मास्क, सैनिटाइजर, मेडिसिन और भी बहुत तरीके की चीजें ऑर्गेनाइज करती है और सिस्टम से मिले पैसों का यूज करके इन सारी चीजों को आसानी से खरीद लेती है। इसके बाद सभी चीजों को अपने घर पे ला लेती है, साथ में कई तरह की खाने पीने की चीजें, नूडल्स एंड छोटे बड़ों के लिए कपड़े, काफी सारे इलेक्ट्रिक चीज भी ऑर्गेनाइज कर लेती है। इसके बाद वो नोबल के राइटर से मिलने का फैसला करती है, क्योंकि वो कहानी के एंडिंग को चेंज करना चाहती थी, जिसके लिए वो उसके बारे में पता लगाती है और जब उसे राइटर का पता चलता है तुरंत वो उससे मिलने के लिए जाती है। पहले तो वो राइटर की बहुत ही ज्यादा तारीफ करती है कि कहानी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लेकिन क्या तुम इस कहानी के एंडिंग को चेंज कर सकती हो मेरे लिए। ये सुनकर तो राइटर कहती है कि नहीं, अब मैं नहीं कर सकती हूँ। सो उस राइटर से बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि तुमने कैसी कहानी बनाई है, लास्ट में हीरो कैसे मर सकता है। ये सुनकर वह कहती है कि क्या हुआ, मेरे दिमाग में जैसा है मैंने कहानी लिख दिया, और वैसे भी तुम कहानी के इंसान के लिए इतनी ज्यादा चिंता क्यों कर रही हो। सो कहती है कि देखो वो इंसान रियल में एग्जिस्ट करता है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो। ये सुनकर वो उसकी मदद करने से मना कर देती है और दरवाजे को बंद करती है। सो उसे कहती है कि बदले में वो उसे बहुत सारे पैसे देगी, वो उसे 10 मिलियन देगी, 20 मिलियन देगी, 13 मिलियन देगी, 15 मिलियन देगी। ऐसा कहती हुए जाने वाली होती है, लेकिन तभी राइटर अपना गेट ओपन करती है और कहती है कि अमीर होने के बाद तो वो आसानी से इस चीज को बदल सकती है। इसके बाद वो सू को अपने घर के अंदर लेकर जाती है और सू से वो कहानी की एंडिंग पूछती है और कहती है कि बताओ तुम्हें इस कहानी की एंडिंग कैसे चाहिए, क्योंकि तुम मुझे 50 मिलियन वॉन दे रही हो ना। सू कहती है कि ठीक है, और उसके बाद उसे जो कुछ भी कहानी में बदलना
चलना होता है वो उसे बताती जाती है और राइटर वो टाइप करती जाती है। सभी चीजें परफेक्ट हो जाती हैं, पूरी तरीके से चेंज हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही राइटर न्यू एंडिंग को अपडेट करती है वो होता ही नहीं है। लास्ट वाली एंडिंग ही अभी शो हो रहा होता है। ये देखकर वो फिर से ट्राई करती है लेकिन फिर से नहीं होता है। वो सू को बताती है इसके बारे में तो सू भी सोचने लग जाती है और सोचती है कि आखिर कहानी क्यों नहीं बदल रही है, क्या उसे नॉवल की दुनिया के अंदर जाकर ये सारी चीज चेंज करनी होगी तभी ये कहानी बदलेगी। ऐसा सोचते हुए वो राइटर से कहती है कि मैंने जैसा कहा है तुम इस कहानी का एंड वैसा ही करना। ऐसा कहते हुए वो अपने पास से एक कार्ड निकालती है और राइटर को दे देती है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं, जिसने उसने कहा था उससे डबल होते हैं। और फिर वो वहाँ से आ जाती है और सोचती है कि उसने अपना सब कुछ रेडी कर लिया है, इसलिए अब उसे वापस चले जाना चाहिए। और तभी सिस्टम वापस नॉवल की दुनिया में जाने के लिए एक पोर्टल ओपन कर देता है। जैसे वो उस पोर्टल से गायब होती है, एक इंसान उसे इस तरीके से गायब होते हुए देखकर हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ हम प्रिंस को देखते हैं, इसे भी वो बीमारी हो गई होती है, इसलिए वो अपने नौकरों से कहता है कि मरने से पहले मैं अच्छी तरीके से नहाना चाहता हूँ, इसलिए मेरे कब्र को तैयार कर दो क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकता हूँ। ये सुनकर नौकर उसके लिए रोने लगते हैं और तभी यहाँ पे सू आ जाती है। सू को अचानक से सभी नौकर देखते हैं तब वो कहते हैं कि प्रिंस आप तो मर गई थी ना। वो कहती है कि मैं यहाँ पे प्रिंस को बचाने के लिए आई हूँ, लेकिन प्रिंस ऐसा दिखा रहा होता है कि जैसे वो सू को जानता ही नहीं है। तब सू उसे कहती है कि तुम्हारे नौकर मुझे पहचान रहे हैं और तुम नाटक कर रहे हो। ऐसा कहते हुए मैसे करती है और हाथों में मेडिसिन लाती है और उसे प्रिंस को खाने के लिए कहती है, लेकिन प्रिंस उसे खाने से मना कर देता है और यहाँ से जाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। नौकर ये देखकर जोर जोर से रोने लगते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मर गया, लेकिन सू सभी को डांटती है और कहती है कि जल्दी से पानी लेकर आओ। फिर वो मेडिसिन को प्रिंस को खिलाती है और बाद में पानी भी पिलाती है, लेकिन वो बेहोश होता है इसलिए वो पानी नहीं पी रहा होता है। इसीलिए सू लास्ट टाइम वाली कोशिश एक बार फिर से करती है और अपने तरीके से उसे पानी पिलाती है। दवा खाने की वजह से उसकी हालत में सुधार आने लगता है, लेकिन अभी भी वो बेहोश होता है। इसके बाद सू अपने साथ जो मेडिसिन लाई होती है वो यहाँ के लोगों को दे देती है और कहती है कि जिसे भी ये बीमारी है उसे ये मेडिसिन दे दो खाने के लिए। फिर वो यहाँ से आगे बढ़ती है और मैजिक करके बहुत सारे मेडिसिन ला लेती है और कहती है कि इस मेडिसिन को पूरे राज्य में बंटवा दो ताकि कोई भी बीमार ना रहे। फिर वो राज्य में घूमने लगती है ताकि वो देख सके कि राज्य के लोग मास्क, मेडिसिन और सैनिटाइजर का यूज अच्छी तरीके से कर रहे हैं और सभी चीजें बांटने के लिए भी जाती है। राज्य के लोग जिन्होंने ये सारी चीजें पहली बार देखी थी उन्हें ये सारी चीजें देखकर डर लगता है और वो उसे एक्सेप्ट करने से, उसका यूज करने से साफ साफ मना कर देते हैं। सू सबको समझाती है कि इस समय यही सारी चीजें उनकी जिंदगी को बचाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन राज्य के लोग उसकी बातें नहीं समझ रहे होते हैं। तभी भागते हुए यहाँ पे राजघर आने का एक नौकर आता है और सू को बताता है कि उसकी मेडिसिन काम कर रही है जिस वजह से प्रिंस पहले से ठीक हो गए हैं और उन्होंने अपनी आंखें भी खोल दी है। ये सुनकर सू काफी खुश होती है और तुरंत उससे मिलने के लिए जाती है। राज्य के लोग भी ये जो बातें सुनते हैं तब उन्हें इस चीज पे भरोसा हो जाता है और वो भी उसका यूज करने लगते हैं। फिर सू वापस प्रिंस के पास आती है। प्रिंस इसे फिर से इस दुनिया में देखकर उस पे गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम वापस से इस दुनिया में क्यों आई हो। सू कहती है कि वो उस दुनिया में प्रिंस के बिना नहीं जी सकती है, इसलिए उसे उस दुनिया में जीने के लिए प्रिंस का साथ चाहिए। प्रिंस उसे कहता है कि लेकिन ये मुमकिन नहीं है क्योंकि वो नॉवल की दुनिया का प्रिंस है और सू रियल वर्ल्ड की एक लड़की है, इसलिए इन दोनों का मेल नहीं हो सकता है। लेकिन सू उसके पास आती है और धीरे से उसे बताती है कि उसने इस दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया है। फिर वो दोनों साथ में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सू एक जादुई चीज लेती है और जैसे ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं सू ऐसे करती है और ये दोनों अचानक से यहाँ से गायब हो जाते हैं। कुछ देर के बाद यहाँ पे एक नौकर आता है जिसे उसे पता चलता है कि उसके प्रिंस ने हमेशा के लिए अपने प्यार के लिए इस दुनिया को छोड़ दिया है। दूसरी तरफ हम इन दोनों को देखते हैं। इन दोनों के पास सिर्फ 2 ही दिन बचे होते हैं एक दूसरे के साथ सभी खुशियाँ बांटने के लिए, इसीलिए वह इन चंद पलों में भी एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ शादी करने का डिसीजन लेते हैं। आज तक बिताए गए एक दूसरे के साथ हर एक पल को याद करते हुए प्रिंस सू को एंगेजमेंट रिंग पहनाता है और इसके बाद वो उसे किस करता है। लास्ट में केक कटिंग का टाइम होता है। सू के पास अब भी पावर होते हैं, इसलिए वो सिंपल सा चाकू छोड़कर वापस से अपना पसंदीदा वेपन लाती है और उससे अलग तरीके से केक को कट करती है। भले ही इतने सारे सेक्रीफाइस और प्रॉब्लम को फेस करने के बाद इनके पास एक दूसरे के साथ रहने के लिए सिर्फ 2 ही दिन बचा होता है, लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे के साथ इतना कम समय बिताने के लिए भी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। और इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए सिस्टम सू के 30 साल की जिंदगी इसके शादी के मौके पे सिस्टम उसे गिफ्ट के रूप में दे देती है और बदले में उसे कुछ नहीं लेती है क्योंकि ये भी इन दोनों के प्यार के आगे हार गई थी। इसलिए इन दोनों को ही इस रियल वर्ल्ड में अच्छी तरीके से जीने का मौका देती है और इसे स्वीट एंड प्यारे से मोमेंट पे इस ड्रामे का दी एंड हो जाता है। ये कहानी और इसकी एंडिंग आपको कैसे लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही मेरे सेकंड चैनल पे आप सब विजिट जरूर करना क्योंकि वहाँ पे भी काफी सारे कोरियन ड्रामा एंड चाइनीज ड्रामा अवेलेबल है। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो और वीडियो पे हाइप जरूर करना।